ये हमारा क्वेश्चन बैंक का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे और हमको कहां पर आसानी से ज्यादा मार्क हासिल हो सके उसी पर इंशाल्लाह हम जोर देंगे और उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा हमारा वो पूरा 10 मार्क का होगा। ये दो सब क्वेश्चन पर डिपेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए जिसमें 3 पोएम आएंगी और क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम पर डिपेंड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है इसमें हमें 3 सवाल पूछे जाएंगे जो हमें A1, A2 और A3 के ऊपर डिपेंड होंगे। टेक्सचुअल पैसेज जो हमें कहते हैं, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे इसी तरह से इसमें भी हम पूछे जाएंगे। इसके अंदर हमें 3 एक्टिविटी पूछी जाएंगी। देयर विल बी 3 एक्टिविटीज इन दिस क्वेश्चन। 3 एक्टिविटी हमें पूछी जाएंगी, A1, A2 एंड A3। A1 के अंदर हमें किस किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं ये हम देखते हैं। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी कहलाती है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं। इसके अंदर हमें कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। ट्रू और फॉल्स हमें पूछा जा सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पूछा जा सकता है, या फिर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ये भी हमें पूछा जा सकता है। इसके अलावा कंप्लीट द वेब भी इसके अंदर आ सकता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे, वहां पर A2 के अंदर ये वेब पूछा जाता है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो पोएम का सवाल होगा इसमें भी ये हमें वेब पूछा जा सकता है। 2 मार्क के लिए सवाल होगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर A2 देखते हैं। एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी डिपेंड होगा। दे कुड भी उसमें कौन कौन से हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम देखें क्या क्वेश्चन नंबर A1 के अंदर भी वे पूछा जा सकता है। अगर उसमें नहीं पूछा गया तो फिर हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये पूछा जा सकता है। कंप्लीट द टेबल हमसे पूछा जा सकता है, टेबल कंप्लीट करने के लिए कहेंगे, या फिर मैच द कॉलम A विद द कॉलम B ये भी हमसे पूछा जा सकता है, या WH टाइप क्वेश्चन भी इसमें हमें पूछा जा सकता है। ये भी 2 मार्क के लिए सवाल होगा। इसके बाद में एक्टिविटी नंबर 3 होगा, ये 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ये बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस। इसके अंदर हमें कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स हमें पूछा जा सकता है, फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है, या फिर हमारे इमेजिनरी हमसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लाइन, इस तरह में ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है। फिगर ऑफ स्पीच के ताल्लुक से मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे जितने भी 10th क्लास की पोएम है उसमें तमाम पोएम के अंदर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, तो आप इसमें बिंदास लिख सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स बहुत ज्यादा आसान है, इंशाल्लाह हम इसको समझेंगे आगे। तो ये हमारा इस तरह से 5 मार्क का सवाल होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो है ये भी बहुत ज्यादा आसान है, जिसे हम अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम कहते हैं। ये 5 मार्क का मैं ये समझता हूं कि हर बच्चा इसको आसानी से हासिल कर सकता है। अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम थोड़ी मेहनत करने के बाद, समझने के बाद में। अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम है क्या, यानी क्या इसका मतलब क्या होता है। अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम का मतलब होता है, अप्रिसिएट का मतलब होता है किसी भी दाद तहसीन करना, किसी की तारीफ करना या फिर लुत्फ उठाना। अप्रिसिएशन का मतलब होता है दाद तहसीन, कदरदानी या फिर लुत्फ उठाना। यानी किसी भी नज्म की अप्रिसिएशन से क्या मुराद है, उस नज्म की तमाम खूबियों से लुत्फ अंदोज होना है। जैसे इस नज्म का उन्वान, तश्कील, मरकजी ख्याल का इज़हार किस तरह किया गया है, अल्फाजों की तरतीब, मनसूबाबंदी, तर्ज बयान और उसमें सनाए बदाई की शनाख्त करके इससे आला दर्जे का लुत्फ उठाना और उससे मुतासिर होकर उस नज्म को पसंद करना वगैरह अहम होता है। यानी इस नज्म के अंदर हमें कौन कौन सी खूबियां लगी, कौन कौन सी अच्छी बातें लगी, तो ये इसके अंदर बहुत ज्यादा अहम होता है। अब सवाल नंबर 3 का जो बी है इसके अंदर हमें 5 नुकात की कदरशनासी हमें करना है। ठीक है, अब ये 5 नुकात कौन कौन से हमारे लिए हो सकते हैं, हम उसको पहला नुकात देखते हैं। जो 5 नुकात है, क्योंकि 5 मार्क के लिए हमें कहा जाएगा। सबसे पहले हमें आएगा टाइटल में हमें क्या करना है, हमें उस नज्म का टाइटल लिखना है। हमें नज्म दी जाएंगी, ठीक है ना, हमें टाइटल लिखना है। उसके बाद में पोएट का नेम भी हमें दिया जाएगा। तीसरा है राइमिंग स्कीम हमें लिखना होगा, और चौथा है फिगर ऑफ स्पीच, एंड 5th है सेंट्रल आइडिया। अब हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं टाइटल जो होता है वो नज्म का उन्वान। हमें नज्म तो दी जाएंगी, हमें सिर्फ उसको देख के लिख देने का है। आधे मार्क के लिए होगा।
दूसरा हमें पोएट का नेम भी उसमें दिया जाएगा, इसमें सिर्फ शायर का हमें नाम लिखना होगा, ये भी हाफ मार्क के लिए हमें सवाल होगा। इसके बाद में जो हमें तीसरी जो एक्टिविटी हमें जो दी जाएंगी वो राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या है? हम काफी अल्फाज, इसमें हम किस तरह से लिखना है, इसमें हम ए बी बी सी सी इस तरह से हमें लिखना होगा। नज्म के हर सत्र के आखिर में आते हैं, इनकी आवाज जैसी यकसानियत होती है, इससे तरकीब का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। यानी इसमें ये जो तरकीब है ए बी बी सी सी इस तरह से हम लिखा जाता है। अब ये कैसे हम पहचानेंगे, किस तरह से हम इसकी शनाख्त करें, हम इसको देखते हैं। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, लास्ट की जो आवाज है, लास्ट जो बिगिनिंग्स जो है, जो हम काफी अल्फाज है इसके ऊपर हम देखेंगे। डिसीजन I must make. तीसरी लाइन I am the only one to choose and फोर्थ लाइन है the road that I will take. अब इसके अंदर पहला लाइन के अंदर लास्ट वर्ड है बिगिनिंग्स है, सेकंड है मेक, थर्ड है चूज एंड फोर्थ है टेक। अब पहला बिगिनिंग्स को हम अगर जोड़ना चाहे चूज तो कंबाइन नहीं हो पाता है, मतलब इसका जो मैच नहीं हो पाता है, लेकिन मेक और टेक का होता है। अब हम इसको निकालेंगे कैसा, राइमिंग वर्ड्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले राइमिंग वर्ड्स देते हैं, पहले बिगिनिंग, दूसरा मेक और तीसरा चूज एंड चौथा है टेक। ये राइमिंग वर्ड्स है। अब इनको हम कैसा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिगिनिंग से हम सबसे पहले दे देंगे ए, यानी जो भी वर्ड्स हम इसको दे देंगे ए। अब उससे अगर हम इससे अगर चूज जो तीसरी लाइन है अगर ये मिल जाता था तो हम इसको भी ए देते थे, ठीक है ना। दूसरे वाली लाइन में टेक डिफरेंट है तो हम इसको देंगे बी, ठीक है। अब तीसरी वाली लाइन में चूज है, क्योंकि बिगिनिंग से मैच नहीं होता है, हम काफिया नहीं है, तो हम इसको दे देंगे अब सी। अगर ये मैच हो जाता तो हम इसको भी देते थे ए, ठीक है ना। लेकिन अब देखो चौथी वाली लाइन में टेक है, यानी मेक टेक, ये हम काफी अल्फाज है तो हम इसको भी देंगे बी। तो इस तरह से ये इस नज़म की जो राइमिंग स्कीम हो जाएंगी वो ए बी सी बी, ठीक है। तो देखिए हम राइमिंग स्कीम लिखेंगे, हम इसकी ए बी एंड सी बी। इसकी राइमिंग वर्ड्स अगर हम देखें तो मेक और टेक ही होता है, लेकिन अगर हम राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो फिर ए बी एंड सी बी। दूसरी एक और नज्म हमने ली है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। इन फॉर्म एंड फीचर्स, फेस एंड लिम्स, आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर, डेट फॉल्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर. It puzzled all our kith and kin, and it reaches a fearful pitch. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. अब ये नज़म है, इस नज़म के हमने 6 लाइन ली है। अब हमें इसमें की राइमिंग वर्ड्स हम सबसे पहले देखते हैं। राइमिंग वर्ड्स जो हम देखते हैं सब बच्चों को बहुत ज़्यादा आसानी से आता है। पहली तीसरी लाइन लेंगे, यानी ताकत जैसे होता है पहली तीसरी पांचवी सातवीं इस तरह की लाइन हम लेते हैं। तो लिम एंड हिम ये राइमिंग वर्ड्स बन गया। दूसरा राइमिंग वर्ड बनेगा इसका ब्रदर एंड अनदर। तीसरा राइमिंग वर्ड बनेगा कीन ट्विन, और चौथा राइमिंग वर्ड बनेगा पिच एंड विच। ये इसके राइमिंग वर्ड्स बन गए। अब इसमें राइमिंग स्कीम हम कैसे निकालेंगे? राइमिंग स्कीम निकालने का तरीका यह है कि हम इसको सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे। लिम्फ है तो सबसे पहले इसको दे देंगे ए। अगर ये तीसरी लाइन में भी अगर मैच हो जाता है तो तीसरी लाइन को भी हम ए देंगे। दूसरी लाइन का इसको भी हम ए दे देंगे। दूसरी लाइन के ब्रदर है, ब्रदर का डिफरेंट है तो हम इसको देंगे बी। लेकिन चौथी लाइन इससे मैच होती है तो इसको भी हम देंगे बी, ठीक है। यानी पहली और तीसरी अगर इसके राइमिंग वर्ड्स अगर मैच होते हैं, यानी राइमिंग वर्ड्स इसके अंदर है तो हम दोनों को भी ए देंगे। तीसरी और चौथी में अगर मैच होते हैं तो हम दूसरों को बी देंगे। इसी तरह हम देखते हैं पांचवी लाइन के अंदर कीन है तो हम इसको देंगे सी, लेकिन जो इसकी जो सातवीं लाइन है तो हम उसको भी देंगे सी क्योंकि मैच हो रहा है। पिच देंगे हम डी एंड विच को भी हम देंगे टी। इस तरह अगर हम इसमें देखें कि इसमें राइमिंग वर्ड्स कौन से इस्तेमाल की गई है तो हम इसको बोल सकते हैं ए बी। अब कुछ नज़्में जो ऐसी होती है जिसमें राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो हम उसे आज़ाद नज़्म कहते हैं उर्दू के अंदर, और इंग्लिश के अंदर भी हम उसे इसी तरह की नज़्म कहते हैं। ये हमने एक नज़्म लिया है, ओ मून गिव मी मून लाइट बास्केटफुल और टू बास्केटफुल. With seeds of moonlight, if you avoid to feel passions and their turbulent emotions, those which makes your eyes glisten and your heart beat fast.
अब ये नज्म है, इसके अंदर क्या है, अगर इस तरह की नज्म है, हमें पूछा जाए कि भाई इसके अंदर कोई कौन सी राइमिंग स्कीम इस्तेमाल की गई है, तो हम उसका आंसर इस तरह दे सकते हैं, देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम्स. The poem does not conform to traditional stanza division. The length of the poem lines are also irregular. So these poems are free verses. तो हम इसका जवाब इस तरह से हम लिख सकते हैं. अगर किसी नज्म के अंदर राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, राइमिंग वर्स नहीं है, तो हम उससे फ्री वर्सेस कह सकते हैं. तो हम इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे. उसके बाद का हमारा चौथा पॉइंट है फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच को उर्दू में कहते हैं सनाए व बदाए. सनाए बदाए क्या है, शायर अपनी शायरी में असर पैदा करने के लिए आम जबान का इस्तेमाल करने के बजाय सनाए और बदाए का इस्तेमाल करता है. अभी सनाए बदाए बहुत सारे, जैसा तशबीह है जिसे हम इंग्लिश में सिमिली कहते हैं, सनत इश्तिआर है जिसे मेटाफर कहते हैं, सनत नकलीब है जिसे हम इन्वर्शन कहते हैं, सनत तज़ात है जिसे एंथेसिस कहते हैं, सनत तजसीम है जिसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, रिपीटेशन जिसे दोहराना कहते हैं, और एलिट्रेशन जिसे सनत हर्फी कहते हैं. अगर ये सवाल हमसे, तो क्योंकि ये तो हमें पॉइंट पूछा ही जाना है, चौथा पॉइंट है, 1 मार्क के लिए रहेगा, तो हम इस पे जो है तो एलिट्रेशन ही लिखेंगे हर नज्म में, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जितने भी नज्में हैं सबके अंदर एलिट्रेशन लिखा गया है. एलिट्रेशन भी लिख दिया अगर हमने, तो इंशाल्लाह हमें मार्क मिल जाएंगे. इसके बाद में हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यानी जो बच्चे इंग्लिश अच्छी जानते हैं, जो लिख सकते हैं, वो बच्चे इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं. लेकिन जो बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर वो क्या करें, तो उनके लिए मैंने एक तरकीब निकाला हूं कि वो इन सेंटेंस को अगर लिख दिए तो इंशाल्लाह उनको मार्क मिल सकते हैं. अब सेंट्रल आइडिया में असल होता है क्या है, इसमें नज्म का मौजू, इसका मरकज़ी ख्याल जो होता है, हमें उसको बिल्कुल लिखना होता है. शायर ने इस नज्म को किस उन्वान पर लिखा है, उसकी फिक्र क्या थी, उसका तसव्वुर क्या था, उसने किस वाक्य को बुनियाद बनाकर इस नज्म को लिखा है, तो हमें वो पूरा लिखना होता है. अब लिखें हम कैसा, तो इसमें सिंपल से 4-5 सेंटेंस लिखना है हमें. पहला सेंटेंस लिख सकते हैं हम, तो दिस इज वेरी सिंपल एंड गुड पोएम. हर पोएम के लिए हम ये लिख सकते हैं. दूसरा सेंटेंस है इट इज रिटन बाय जे मोर्से. अब जिस पोएट ने इस नज्म को लिखा हो वो शायर का हम यहाँ पर लिख सकते हैं जे मोर्से की जगह पे. तीसरा सेंटेंस है इन दिस पोएम देयर आर 5 स्ट्रेंजास. पहले उस नज्म में हम गिन ले कितने स्ट्रेंजा उसमें दिए गए हैं, फिर हम उसको वहां पर चेंज कर देते. इन दिस पोएम देयर आर 5 स्ट्रेंजास, इन दिस पोएम देयर आर 6 स्ट्रेंजास, इन दिस पोएम देयर आर 7 स्ट्रेंजास. इस तरह हम लिख सकते हैं. चौथा सेंटेंस देयर आर 20 लाइन्स इन दिस पोएम. अब हम उसमें देखें कितनी लाइन इसमें दी गई है, तो जितनी लाइन इसमें दी गई है तो हम वो सेंटेंस लिख सकते हैं. देयर आर 25 लाइन्स, देयर आर 30 लाइन्स, देयर आर 16 लाइन्स. इस तरह जितनी लाइनें हो हम वो लिख सकते हैं. इस तरह 4 सेंटेंस हो गए. पांचवा सेंटेंस इट इज अ शॉर्ट बट वेल स्ट्रक्चर पोएम. ये नज्म तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरतीब से लिखी गई है, वेल स्ट्रक्चर पोएम. एंड लास्ट में हम ये सेंटेंस लिख सकते हैं पोएट हैज यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन. इस नज्म में शायर ने एलिट्रेशन नाम की सन्नत को इस्तेमाल किया है. इस तरह से हम इस सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं. इस तरह हमारे ये 5-6 सेंटेंस हो सकते हैं, आसानी से हम लिख सकते हैं और इंशाल्लाह हमें मार्क इसमें मिल जाएंगे.